जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा काजी को एक्सटेंशन मिलने जा रही है? क्या शहबाज हुकूमत, मतलब इत्तेहादी हुकूमत, मतलब पीडीएम 2 हुकूमत, मतलब मेरे महबूब कायद और पाकिस्तान के इमाम खुमैनी के छोटे भाई की हुकूमत फ़ायज़ ईसा काजी साहब को एक्सटेंशन देने जा रही है? इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि गंदम स्कैंडल ने अंडे बच्चे देना शुरू कर दिए हैं और जालिम बेरहम बेहिस हुकूमतों का हाल देखिए। हम रो रहे थे पीडीएम 1 शहबाज हुकूमत 1 को, निगरान हुकूमतों को। अब पता चला है कि मौजूदा हुकूमत, ये जो नई नई हुकूमत आई है, ये जो शहबाज हुकूमत है, ये जो पीडीएम 2 हुकूमत है, ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, ये जो जाली हुकूमत है, ये जो मसनूई हुकूमत है, ये जो कागजी हुकूमत है, ये जो साखलेस हुकूमत है, इस हुकूमत ने भी 98.5 अरब की गंदम बाहर से मंगवाई है। किसान रुल गया, ज़राअत रुल गई। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी ने किसान, ज़राअत और इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इन दो मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि पहुँची वहाँ पे मट्टी जहाँ का खमीर था। बिलाखिर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों। अब ये मुझसे मत पूछिएगा कि बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात के दौरान, इलेक्शन के दौरान क्या क्या नारे मारे थे और इलेक्शन होने के बाद क्या क्या नारे मारे थे, और फिर अब वो यकीनन जब ये वजारतों के ओहदे संभालेंगे पीपल्स पार्टी वाले, तो बिलावल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पक्का मुंह करके गुलाबी अंग्रेज़ी भी ऐसी कि चीन नहीं उगती है, कांपे टांग जाती हैं, और बारिश आटा है तो पानी आटा है, ज़्यादा बारिश आटा है तो ज़्यादा पानी आटा है, और फिर बच्चा लोग नाई नाई करता है और बड़ा लोग खंबे से लटक के मर जाता है और पानी घर घर जाता है। तो जब ये वजारतों का हलफ उठाएंगे ना, तो बिलावल उस वक्त कहेंगे मैंने तो कोशिश की थी कि तरीके इंसाफ और हम मिलकर हुकूमत बनाए, अब उन्होंने नहीं बनाई। मुल्क इस वक्त इतनी मुश्किल में है। आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट, इस आवाम की बेहतरी के लिए हमने इस हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ एक लंबी मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग वालों की ख्वाहिश थी कि जो 100 प्याज और 100 जूते हम खा रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी वाले भी हिस्सा बने। ये क्या हुआ कि सदारत पीपल्स पार्टी वाले ले गए, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी वाले ले गए, और इसके अलावा 2 गवर्नर्स भी पीपल्स पार्टी वाले ले जाएं, और हम ये जो रुसवाई, बदनामी, ख्वारी, ये जो नाकामी, ये जो आवाम की बद्दुआएं, इसमें पीपल्स पार्टी वाले हिस्सेदारी ना बने। ये कैसे हो सकता है? इस पर मुस्लिम लीग नून वाले इंतज़ार में थे और बिलाखिर बिलावल को पहुंचना पड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस। वजह 2 गवर्नर्स लगाने थे ना, पंजाब और केपी में। शहबाज शरीफ साहब ने उस पर पकड़ लिया, कहा कि हजूर ज्वाइन करें हमें। बिलावल भुट्टो साहब ने एक लंबी मुलाकात के बाद 2 अपने गवर्नर्स तो लगवा लिए, नामजद करवा दिया। सरदार सलीम हैदर अटक वाले लग गए हैं पंजाब के गवर्नर, और फैसल करीम कुंडी DI खान वाले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, जाफ़र खान मंदोखेल को बलूचिस्तान का गवर्नर भी नामजद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब आओ, हाथ बटाओ, बाऊ सोनी गड्डी वाले, सोनी तकरीरों वाले बिलावल, शामिल हो जाओ। और अब सुना है कि इस मुलाकात के बाद ये तय हुआ है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बनेगी। 8 वजारतें पहले मरहले में पीपल्स पार्टी लेंगी, और सुना जा रहा है कि उसमें 2 वजारतें सिंध को दी जाएंगी, यानी पीपल्स पार्टी के जो लोग सिंध से मुंतखब आए हैं, 2 वो वज़ीर बनेंगे, 2 बलूचिस्तान के बनेंगे, 4 पंजाब के बनेंगे, और पहले मरहले में बड़े वज़ीर बनेंगे, मतलब वफाकी वज़ीर। दूसरे मरहले में निक्के वज़ीर, मतलब स्टेट मिनिस्टर बनेंगे। तो ये तय हो गया है कि अब भुट्टो और ज़िया एक मरतबा फिर इकट्ठे हुकूमत करेंगे। शुक्रिया इमरान खान, बार बार आप भुट्टो और ज़िया को मिलाते हैं, तलखी को कम करते हैं।
कातिल मकतूल को मिलाते हैं आपस में, आग पानी को मिलाते हैं। शुक्रिया इमरान खान। तो पीपल्स पार्टी शामिल हो गई है। अब आएँ जी वापस अपने मोहतरम चीफ जस्टिस फायज़ ईसा काजी साहब पर। हुकूमत, वफाकी हुकूमत जजिस तकर्री और जजिस तैनाती पर कानून साजी करने जा रही है। काफ़ी अरसे से इस मामले पर काम हो रहा है। पहले सोचा जा रहा था कि जुडिशल कमीशन के रूल्स या अदलिया के रूल्स या जजिस सिलेक्शन रूल्स या जजिस एलिवेशन रूल्स में तब्दीली की जाए। इस पर इजलास भी हुए और इस पर गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट्स के जजेस शरीक हुए, हुकूमत भी शरीक हुई, बार के सरकर्दा लोग भी शरीक हुए। और जब इस इजलास में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि हम कानून साजी करने जा रहे हैं, आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं जुडिशरी के हवाले से, जजेस तैनाती के हवाले से, जजेस एलिवेशन मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाने के हवाले से, और जजों की उम्र के हवाले से, और जजों की चीफ जस्टिस की मुद्दत के हवाले से, तो इस पर फिर इजलास मुलतवी हो गया। जजेस ने कहा कि जब आप आइनी तरमीम करने जा रहे हैं और रूल्स में तब्दीली नहीं हो रही तो फिर इस इजलास का क्या फ़ायदा। इजलास मुलतवी हुआ। अब आइनी तरमीम या कानून साजी होने जा रही है, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फरमा दिया है। और सुनने में आ रहा है कि एक तजवीज़ है कि हाई कोर्ट के जज की उम्र जो 62 साल है उसको बढ़ाकर 65 साल तक कर दिया जाए। अब मेरे साथ रहिएगा, बारीक बारीक नुक्ते हैं, आप भी उतने, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ लेकिन आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। एक तजवीज़ ये भी है कि हाई कोर्ट के जजों की उम्र जो जज की रिटायर होने की उम्र है वो 62 साल से 65 साल कर दी जाए। मतलब हाई कोर्ट का जज अब 65 साल की उम्र में रिटायर होगा और सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र जो 65 साल है उसको 68 साल कर दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ये है कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स कर दिया जाए। जैसे आर्मी चीफ है, जैसे वज़ीर आज़म का टेन्योर है कि 5 साल के लिए वो आते हैं। अब हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो ऐसे होता था कि वो बनते थे चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनता था और फिर जितनी उसकी मुद्दत मुलाजमत रहती थी, उम्र, या अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 साल हो गई है तो वो रिटायर हो गया, या उसकी वो ख़त्म हो गई है मुद्दत चीफ जस्टिस तो फिर रिटायर हो गया। अब ये है कि उनकी फिक्स, जो भी चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसको 3 साल वो चीफ जस्टिस रहे। एक तजवीज़ है। और एक तजवीज़ ये भी है कि पहले तो है ना कि सीनियर तरीन जज हाई कोर्ट में से चीफ जस्टिस बनता है। अब ये है कि पहले 5 जो सीनियर तरीन जज हैं उनको ये जो जुडिशल कमेटी एक बनाने जा रहे हैं जिसमें बार्स के लोग भी होंगे, पॉलिटिकल लोग भी होंगे, या और जजेस भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के लोग भी होंगे, वो जो हैं वो 5 पहले सीनियर तरीन हाई कोर्ट के जजों में से किसी एक को भी बना सकते हैं चीफ जस्टिस। इस पर क्या क्या लॉबिंग होगी, क्या क्या अपनों को नवाजा जाएगा, ये बाद की बात है। और एक तजवीज़ ये भी है कि जो जुडिशल कमीशन है या जजेस की तकर्री और जजेस की तैनाती, जजेस की एलिवेशन या इस हवाले से फ़ैसले करने वाली जो एक कमेटी है, जुडिशल कमीशन है, उसमें पॉलिटिकल लोगों का रोल बढ़ाया जाए। ये तो खैर तजावीज़ हैं, अब अभी तक ख़त्म ही नहीं, अभी बहुत को तब्दीली होगी। लेकिन हो क्या रहा है, लग ऐसे रहा है, गवेड़ लगा रहा हूँ, लग ऐसे रहा है कि काफ़ी अरसे से सुना जा रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके हैं एक टीवी प्रोग्राम में कि ये शहबाज हुकूमत 2 एक्सटेंशन देने के लिए कायम है। जब 2 एक्सटेंशन दे देगी तो उसके बाद जरदारी साहब इसकी छुट्टी करवा देंगे। इसको आप सियासी बयान समझ लीजिए, चलो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन काफ़ी अरसे से ये सुना जा रहा है इस्लामाबाद में कि फायज़ ईसा काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। अब हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है, कानून साजी करने जा रही है। और हुकूमत अगर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास मुश्तरका बुला लिया जाए फिर भी वो आइनी तरमीम कर सकते हैं। और अगर कौमी असम्बली में उनको है 2/3 अक्सरियत, बड़ी मेहनत से 2/3 अक्सरियत उनको करके दी गई है, वरना जो
फॉर्म 45 के अगर नताइज देखें तो उसमें तो 2/3 इनकी बनती नहीं है, लेकिन अब बनी हुई है। और सेनेट में भी अगर JUI मौलाना फजल रहमान इनके साथ मिल जाएं इस पोजीशन पे, तो इनकी 2 सेनेट से भी मंजूर हो जाएगी और कौमी असम्बली से तो मंजूर हो ही जाएगी। लेकिन इसको भी छोड़िए कि मंजूर होती है, क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। जो सुना जा रहा है, गवेड़ लगाया जा रहा है मुबैना तौर पर, मुबैना कह लें या गवेड़ कह लें, वो ये है काफ़ी अरसे से सुना जा रहा था कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। इस पर तहरीक इंसाफ या बाकी लोग तो बहुत कहते थे कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं उन पर एक्सटेंशन मिलना ज़रूरी है उनको, लेकिन इसको भी छोड़ दीजिए। ये सुना जा रहा है कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। अगर 65 साल से सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र बढ़ाकर 68 साल रिटायरमेंट की कर दी जाए तो फिर भी फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को फ़ायदा है। और अगर चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए तो फिर भी फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को फ़ायदा है। अब अगर टेन्योर जो यानी चीफ जस्टिस के जो मुद्दत चीफ जस्टिस है, अगर वो 3 साल का होता है और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब यानी आज से ये रूल्स या आईनी तरमीम इम्प्लीमेंट की जाती है जिसमें फ़ाइज़ ईसा काजी साहब भी आते हैं, तो फिर हुकूमत की एक और ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। और वो ख्वाहिश है कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे 3 साल के लिए, उसके बाद मंसूर अली शाह बनेंगे और उसके बाद जो मुनीब अख्तर साहब हैं वो उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये एक पूरा इन तीनों के हवाले से क्या हुकूमत या फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का जो ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सामने आया, या PDM हुकूमत क्या राय रखती है, क्या कुछ हुआ, या दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि चीफ जस्टिस का भी टेन्योर फिक्स किया जाए और वह 3 साल कर दिया जाए। इस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर दरमियान से निकल जाएंगे। अब एक सूरत तो हो सकती है कि अगर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ऐलान कर दें कि जो भी कानून साजी होनी है, जो भी आइन में तरमीम होनी है, वो मुझ पर इम्प्लीमेंट ना की जाए, उसका इतलाक मेरे बाद किया जाए, तो फिर तो हम इसको सिर्फ उस कानून साजी को देखेंगे कि इस कानून साजी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ये नहीं करते और इसका फ़ायदा चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को भी होता है, तो फिर इस बात में वज़न है कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को ही नवाजने के लिए सब कुछ हो रहा है, उनको एक्सटेंशन देने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। और ये गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि नीयतों के भेद तो अल्लाह जानता है। लेकिन इस वक्त जो गवेड़ लगा के हुकूमती नीयत देखी जा रही है, आपके ज़हनों में होगा कि कितने लाइक माइंडेड हैं फ़ाइज़ ईसा काजी के नवाज शरीफ साहब। हुदैबिया का ओपन एंड शट केस उन्होंने बंद किया हुआ है, और जब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के हक़ में फ़ैसला आया था उनके रेफरेंस का, तो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया था कि ताज़ा हवा का झोंका। और फिर ये भी ज़हनों में रहे कि मुस्लिम लीग नून वाले हमें बताया करते थे कि जब उमर अता बंदयाल घर जाएंगे, फ़ाइज़ ईसा काजी आएंगे, तो नवाज शरीफ साहब भी वापस लंदन से आएंगे। और फिर हमें पता भी चल गया कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को आके VVIP उनकी वापसी हुई, गारंटियों भरी, रिस्क फ्री, जिस तरह निगरान हुकूमतों ने, पुलिस ने, इंतज़ामिया ने, अदालतों ने, एहतसाब अदालतों ने उनको सलामियाँ दी रिलीफ दे दे के, वो भी हमारे सामने है। और जिस तरह फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के बेंच ने ताहयात नाअहली ख़त्म की नवाज शरीफ साहब की, वो भी हमारे सामने है। और जिस तरह फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, वो भी हमारे सामने है। और जिस तरह फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से अगली रात, 9 फरवरी और इलेक्शन के बाद हर मामले पर जिस उन्होंने आंखें बंद रखी, वो भी अब हमारे सामने है। तो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब अगर ये ऐलान कर दें कि मेरे पे ये इतलाक़ ना करें मेरे बाद, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो इसमें शामिल हैं तो फिर भी, और अगर वो शामिल नहीं है तो फिर भी हुकूमत की नीयत ख़राब है। वो इसलिए कि हुकूमत चाहती है कि नवाजे, हुकूमत की नीयत है नवाजने की, फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को या अगले जजेस को। हुकूमत की नीयत है अदलिया को कंट्रोल करने की, हुकूमत की नीयत है जजेस की तकर्री और एलिवेशन में अपना सियासी किरदार बढ़ाने की, अपने मन मर्जी के जजों को लाने की। हुकूमत की नीयत है मन
पसंद के जजों को नवाजने की, इस आइनी तरमीम की बात कर रहा हूँ, ये जो होने जा रहा है, इसमें हुकूमत की नीयत मुझे इसलिए ठीक नहीं लगती कि इसमें हुकूमत की नीयत है अपने मनपसंद जजेस को नवाजने की, अदलिया को कंट्रोल करने की, जजेस तकर्री और जजेस एलिवेशन में अपना किरदार बढ़ाने की, और एक पर्सन स्पेसिफिक नीयत लगती है कि फ़ाइज़ काजी साहब को दिया जा रहा है ये सब कुछ, और नीयत अदलिया को अपने ताबे करने की। हमारे यहाँ कानून साजियाँ बुरी नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे कानून बनते हैं। एक तो कानून का इस्तेमाल गलत होता है, और दूसरा जब कानून की टाइमिंग, जब कानून बनता है तो उसका मकसद पीछे नीयत होती है ज़ाती दोस्तों को नवाजना, ज़ाती चहेतों और लाडलों को नवाजना, अपने ज़ाती फ़ायदों को पूरा करना, जैसे नैब तरमीम हुई, जैसे और तरमीम आपके सामने हैं, मुखालफिन को फ़िक्स करने के लिए तरमीम होती हैं, और ये कानून साजियाँ होती हैं अपनी मर्जी का माहौल बनाने के लिए। तो ये कानून साजी होने जा रही है। अगर ये हो गई और अगर इसका फ़ाइज़ ईसा काजी साहब पर भी इतलाक़ होता है तो फिर भी गलत है, और अगर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब पर इतलाक़ नहीं होता, ये अगले उनके बाद के आने वाले चीफ जस्टिस पर होता है, तो फिर भी इसमें बहुत कुछ गलत है। वो ये है कि हुकूमत और सियासी किरदार अपना बढ़ाना चाहती है और वाया भटिंडा अदलिया को ताबे करना चाहती है। ये चैलेंज भी होगा अगर ये कानून साजी हो गई, और इस पे रोले भी पड़ेंगे, मुल्क एक नए बुरानों में पड़ेगा, और ये जो अदलिया का जवाल है इस जवाल को अरूज बख्शेगा। जुडिशल इस्लाहत होनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स, लेकिन वो लोअर जुडिशरी में ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, जहाँ अवाम उनका ज़्यादा टाकरा होता है, और जजेस तैनाती सिस्टम बेहतर होना चाहिए। लेकिन ये जो आइनी तरमीम है ये पर्सन स्पेसिफिक है, ख़ास माहौल में है, ख़ास अपने मनपसंद जजों को नवाजने के लिए, अपना किरदार बढ़ाने के लिए, अदलिया को ताबे करने के लिए। इस पर फिर भी बात करेंगे, आगे क्या होता है वो भी बताएंगे। और अब गंदम स्कैंडल पर आ जाएं। मुख्तसर करके आपको मैं बताता हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब मुख्तसर करके बैकग्राउंड बताऊँ कि हमारी याददाश्तें गजनी हैं, 15 मिनट बाद हम भूल जाते हैं कि पुरानी गंदम मौजूद थी, नई गंदम मार्केट में आने वाली थी, और पुरानी गंदम भी इतनी थी कि हमें गंदम की ज़रूरत नहीं थी। तो PDM 1 हुकूमत ने ECC मीटिंग की और गंदम इंपोर्ट की इजाज़त दी, बुनियाद रखी। उसके बाद निगरान आ गए और निगरानों ने खुलकर दिहाड़ियाँ लगाईं और गंदम इंपोर्ट कर ली। पुरानी गंदम मौजूद है, नई गंदम मार्केट में आने वाली है, उन्होंने गंदम बाहर से मंगवा ली, और 3200 फी मन गंदम खरीदी गई बाहर से, यूक्रेन से, और 4300 से 4500 फी मन तक गंदम बेची गई। और मज़े की बात सुनिए, जब बाहर गंदम एक तो बाहर से मंगवाई गई, इसमें बताता हूँ पहला जुल्म ये हुआ कि गंदम बाहर से मंगवाना ही जुल्म था जब पुरानी गंदम मौजूद थी। दूसरा जुल्म ये हुआ कि 2400-2500 रुपये फ़ी मन गंदम वहाँ से पहुँची, यानी पाकिस्तान, और यहाँ अपनी गंदम का रिलीज़ रेट 4700 रुपये फ़ी मन कर दिया गया, और जो 2400-2500 रुपये फ़ी मन गंदम उधर से यूक्रेन से ख़रीदी गई वो यहाँ लाकर मार्केट में 4300, 4400, 4500, 4200 फ़ी मन जहाँ दाव लगता था बेची, क्योंकि जो हुकूमत गंदम पड़ी हुई थी वो तो 4700 रुपये फ़ी मन मिल रही थी। तो जब ये बाहर से गंदम आई तो ये 4200, 4300, 4400, 4500 रुपये फ़ी मन मिलने लगी, तो लोगों ने ये ली। तो गंदम पहले इंपोर्ट की, गंदम मौजूद है, फिर गंदम यहाँ की जो मौजूद गंदम थी उसका रेट बढ़ाया, बाहर की गंदम का रेट कम करके उसमें 1000-1500 तक फ़ी मन मुनाफा कमाया, और एक अंदाजे के मुताबिक 85 से 90 अरब रुपए मुनाफा कमाया माफिया ने बाहर से गंदम का। अच्छा, अब जुल्म क्या हुआ? जुल्म ये हुआ कि गंदम मौजूद थी, बाहर से मंगवाई गई, एक जुल्म। दूसरा ये जुल्म हुआ कि अपनी गंदम का रेट बढ़ा दिया गया, उस गंदम का जो 2400 थी उसको बढ़ाकर 1000-1500 मुनाफा कमा लिया गया। अपनी गंदम का रेट इतना कर दिया गया कि वो मुनाफा, अच्छा खासे मुनाफे के बाद भी वो सस्ती ताकि बिक जाए, ये जुल्म हुआ। तीसरा जुल्म ये हुआ कि हद मुकर्रर नहीं की इंपोर्ट की, ओपन कर दिया, और ये सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी कैप्टन महमूद उस वक्त होते थे, उन्होंने रेट ही ऊपर हद ही ख़त्म कर दी कि जो जितनी चाहता है मंगवा ले। और फिर इसके बाद जुल्म ये हुआ कि इंपोर्ट 31 मार्च तक कर दी गई कि 31 मार्च तक बाहर से गंदम मंगवा सकते हैं, हालांकि मार्च के
शुरू में मिड में सिंध की गंदम मार्केट में आ जाती है, लेकिन वो 31 मार्च कर दी। और फिर इसके बाद जुल्म ये हुआ कि इस गंदम के, अब ये कार्रवाई देखिए, गंदम माफिया ने यूक्रेन से गंदम खरीद कर गंदम के जहाज़ वहाँ से चल पड़े, वो जहाज़ पहुँच गए कराची, और फिर ये मामला माफिया ले गया वफाकी हुकूमत के पास। वफाकी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी, और फिर जो जहाज़ 25 दिनों में मिनिमम उधर से एयरपोर्ट पे पहुंचने थे, वो 7 दिनों में पहुंच गए, क्योंकि पहले ही खड़े हुए थे। पहले गंदम खरीद ली गई, वहाँ से मंगवा ली गई कराची एयरपोर्ट पर, फिर इधर से हुकूमत के से मंजूरी ली गई। और जो हालांकि एक जब गंदम इंपोर्ट करने की होता है तो गंदम इंपोर्ट की पहले इजाज़त होती है ECC से, फिर वफाकी काबीना से, फिर उसके बाद LC'याँ खुलती हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, फिर उसके बाद गंदम बाहर से ख़रीदी जाती है, फिर 25 दिनों बाद गंदम यहाँ पहुँचती है। तो ये तो 2-2.5-3 महीने का पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन इधर वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी तो 7 दिनों के बाद गंदम पाकिस्तान की मार्केटों में पहुँच चुकी थी। ये है माफिया, ताकतवर माफिया। और इसके बाद अब जुल्म अगला सुनिए जो मैं आज बताने वाला हूँ, कि मौजूदा हुकूमत, इसने भी जब गंदम पुरानी भी मौजूद, नई भी मौजूद आ गई और पहले भी इंपोर्ट भी आई हुई, तो इसने मजीद 98.5 अरब की गंदम इंपोर्ट की है। जुल्म देखा है। मरीम नवाज साहबा 16 रुपए की रोटी 39 रुपए फी मन गंदम के हवाले से मुकर्रर करके बैठी हैं, और यही रोटी अब जो गंदम का रेट है वो है 2900 रुपये, 2500-2900 रुपये पर गंदम, किसान अपनी गंदम बेचने पर मजबूर है। तो ये रोटी 10 रुपए की भी हो सकती है, लेकिन किस तरफ तवज्जो, और इस तरफ भी किसने तवज्जो देनी है कि रोटी है शहरों के लिए 16 रुपये। अगर ये इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर ये रोटी मिल रही है, तब की बात कर रहा हूँ, तो ये 30-35% आबादी है। 65-70% आबादी जो ज़राअत से मुंसलिक है, उसकी आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसको आपने महंगी खाद, महंगी बिजली, महंगा डीजल, महंगा बीज, महंगी पानी वो देकर फसल जब तैयार हुई तो वो सस्ते दामों में भी उसकी कोई नहीं उठा रहा। वो 70% तबाह बर्बाद ये टीवी चैनलों पर 30 से 35% लोगों को 16 रुपए रोटी जो 10 की होनी चाहिए थी वो बेच रहे हैं और अपने झंडे लगा रहे हैं। अब एक किसान, नवाज शरीफ किसान कार्ड भी आ गया। और आखिरी बात सुन लीजिए कि जो हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल्लाह काकड़ का झगड़ा हुआ था इस्लामाबाद के मैरियट होटल में, वो कुछ यूँ था, किस्सा थोड़ा सा जो अब असल हकीकत सामने आई है वो सुन लीजिए कि हनीफ अब्बासी मैरियट जिम में एक्सरसाइज करते हैं, मुस्लिम लीगी MNA है। वो जिम से एक्सरसाइज करके निकले हैं, मैरियट के दरवाजे से पहुँचे हैं तो आगे से अनवारुल्लाह काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म है वो दाखिल हो रहे हैं, आमना सामना होता है। हनीफ अब्बासी 1-2 दिन पहले 2-3 टीवी शोज़ में ये कह चुके हैं कि ये अनवारुल्लाह काकड़ इसमें इन्वॉल्व है गंदम स्कैंडल में, और उन्होंने निगरानों ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं। तो अनवारुल्लाह काकड़ हनीफ अब्बासी को देखते ही कहते हैं कि इल्ज़ामात तो बहुत लगा लिए, कि आप मुझे गिरफ़्तार करने आए हो। तो हनीफ अब्बासी ने कहा कि मैं कसम उठाकर कह सकता हूँ कि तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में माल बनाया है। इस पर अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि अगर मैंने आपकी और आपकी जमात की फार्म 47 की हकीकत बता दी ना तो आप दोनों मुंह छुपाते फिरोगे। एक हनीफ अब्बासी या मुस्लिम लीग डाके की बात कर रही है, वो डाका है निगरान हुकूमत का, माल बनाने का डाका जो डाला गंदम में। निगरानों का सरबराह उनको कह रहा है, वोट के डाके का बता रहा है कि जो आपने वोट का डाका, उसकी दोनों डाकू आमने सामने, एक को एक डाके का बता रहा है, दूसरे को दूसरे डाके का बता रहा है। और इस पर मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को तलब कर, इस तरह की बड़ी आप कहानियाँ सुनेंगे। ये पुराने खिलाड़ी हैं, शातिर खिलाड़ी हैं। शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। भाई शहबाज शरीफ अमेरिका के आगे मैक्सिको के नवाब में बैठा हुआ है, फ़ोन करें और उससे बात करें। आप इस्लामाबाद और लाहौर कितना फासला है, खुद आ जाएं। तलब कर लिया है कि गंदम पे जो बुहरान है इस पर कमेटी बनाएं। इस पे तलब नहीं किया कि ये जो फार्म 47 की बात अनवारुल्लाह काकड़ निगरानों का सरबराह कर रहा है कि मैं हकीकत बताई तो मुंह छुपाता फिरूंगा, इस पे तलब नहीं किया, क्योंकि इस पे अपनी सीट का भी मामला आ जाता है।
इस पे तलब किया है गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए। शहबाज शरीफ हाजिर हो। अब पता चला शहबाज शरीफ खुद भी, निगरानों ने तो मंगवाई ना मंगवाई, PDM पहली हुकूमत में तो बुनियाद रखी ना रखी, खुद 98.5 अरब की गंदम मंगवा चुके हैं। जाली कार्रवाइयाँ, सस्ती शोहरत, जाली ड्रामे। लेकिन बताना यह है कि इन हुकूमतों ने और इस ब्यूरोक्रेसी ने सवा सत्यानाश कर दिया मुल्क का, अवाम का, और अब इस मामले में किसान का और ज़राअत का। पाकिस्तान जिंदाबाद।